नमस्कार, मैं हूं मनीष शर्मा और स्पोर्ट्स वन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फुटबॉल और क्रिकेट दोनों की बात करेंगे, लेकिन पहले बात कल से इंग्लैंड की धरती पर शुरू हो रहे टीम इंडिया के मिशन रिवेंज की। कल भारतीय टीम नॉटिंघम में मेजबानों के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेलने मैदान पर उतरेगी। मैच से पहले ही भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के लिए कई सवाल पीछा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है दुश्मन नंबर 1। Well, not just Raj Singh, he certainly scored. धोनी के जहन में फिलहाल दुश्मन नंबर 1 ही छाया हुआ है। इस दुश्मन की सीधी भारत से कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही धोनी के साथ कोई दुश्मनी है, लेकिन जो वर्तमान हालात हैं वो उसको भारत और धोनी का दुश्मन नंबर 1 बना रहे हैं। चलिए जान लीजिए कि पहले टेस्ट मैच से पहले ही धोनी किस दुश्मन को लेकर डरे हुए हैं और क्यों धोनी से उसकी हो गई है दुश्मनी। नॉटिंघम में नाक का सवाल, 20 विकेट का सवाल, second over. Sehwag was out to the first. लेकिन कई सवालों से ज्यादा धोनी को डरा रहा दुश्मन नंबर 1। कल से नॉटिंघम में पहले टेस्ट के साथ ही धोनी के धुरंधर इंग्लैंड के खिलाफ अपने मिशन रिवेंज अभियान की शुरुआत करेंगे। युवा खिलाड़ियों से लवरेज धोनी एंड कंपनी अंग्रेजों पर नॉटिंघम में वार करने के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन मैच से पहले ही धोनी के लिए करोड़ों हिंदुस्तानी क्रिकेट प्रेमियों के कई सवाल हैं। क्या जीत के साथ होगा दौरे का आगाज? क्या गेंदबाज 20 विकेट ले पाएंगे? कौन लेगा स्ट्राइक बॉलर की जिम्मेदारी? कई ऐसे सवाल हैं जिन्होंने मैच शुरू होने से पहले ही धोनी का पीछा करना शुरू कर दिया है। लेकिन इन सवालों से अलग धोनी को कोई और ही बात परेशान कर रही है, और यह है दुश्मन नंबर 1। जी हां, अभी पहला टेस्ट शुरू होना बाकी है, लेकिन धोनी ने अभी से ही पेसर जेम्स एंडरसन को मान लिया है दुश्मन नंबर 1। चलिए अब आपको धोनी के डर और चिंता की असल वजह भी बता देते हैं। दरअसल बात यह है कि नॉटिंघम का ट्रेंट ब्रिज मैदान एंडरसन को सबसे ज्यादा भाता है। यह सही है कि एंडरसन ने 15 टेस्ट मैचों में सबसे ज्यादा 68 विकेट लॉर्ड्स मैदान पर चटकाए हैं, लेकिन ट्रेंट ब्रिज में खेले 60 टेस्ट मैचों में एंडरसन का औसत लॉर्ड्स के मुकाबले बहुत ही बेहतरीन रहा है। जहां लॉर्ड्स में एंडरसन का औसत 25.14 है, तो नॉटिंघम में एंडरसन ने 17.34 का औसत निकाला है। और यही आंकड़े पहला टेस्ट मैच शुरू होने से पहले ही एंडरसन को धोनी और टीम इंडिया का दुश्मन नंबर 1 बना रहे हैं। और अब देखने की बात यह होगी कि भारतीय बल्लेबाज पहले टेस्ट में इस दुश्मन नंबर 1 से कैसे निपटते हैं। स्पोर्ट डेस्क, चैनल 1 न्यूज। तो अब आप समझ ही गए होंगे हमारी इस रिपोर्ट के बाद कि दुश्मन नंबर कौन है धोनी का, क्यों दुश्मनी भारी पड़ सकती है धोनी के लिए। एक ऐसा गेंदबाज जिसने 300-350 से ज्यादा विकेट चटकाए हुए हैं, 400 विकेट पूरे करने की ओर अग्रसर है, और दुनिया में कैसा सिक्का बोलता है जेम्स एंडरसन का, ये आप बहुत ही अच्छी तरह जानते हैं। हमारे साथ विजय कुमार जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। विजय कुमार से चर्चा होगी कल से शुरू होने वाले टेस्ट के बारे में और दुश्मन नंबर 1 पर जिसको लेकर धोनी चिंतित हैं। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आपने हमारी रिपोर्ट सुनी होगी। सबसे पहले हम यही जानना चाहूँगा, मैच की बात हम बाद में करेंगे, कि दुश्मन नंबर 1 जो है धोनी एंड कंपनी के लिए, धोनी के बल्लेबाजों के लिए कितना बड़ा दुश्मन साबित हो सकता है। विजय कुमार। देखिए मनीष जी, बहुत बड़ा चैलेंज है ये नंबर 1 के लिए जी, और मैं ये समझता हूँ कि पहला टेस्ट मैच ही काफी कुछ बयां करेगा भारतीय टीम के प्रदर्शन और इंग्लैंड के प्रदर्शन को लेकर। विजय जी, जेम्स एंडरसन को बारे में आपके क्या ख्याल हैं?
क्या कहना है आपका जेम्स एंडरसन के बारे में? किसके बारे में? जेम्स एंडरसन, जो हमने बताया है कि दुश्मन नंबर 1 धोनी ने मान लिया है। जो नॉटिंघम का मैदान है वहां पर सबसे ज्यादा विकेट चटकाए हैं, सबसे ज्यादा विकेट नहीं, सबसे बेहतरीन औसत है जेम्स एंडरसन का, और 7 मैचों में करीब 49 विकेट है। मनीष जी, एंडरसन तो नंबर 1 इंग्लैंड का गेंदबाज है इस समय, और जैसे हर ग्राउंड किसी न किसी खिलाड़ी का मनपसंद होता है, तो एंडरसन का वो मनपसंद ग्राउंड है, ये सभी जानते हैं। और एंडरसन जिस तरीके से आक्रामक गेंदबाजी करने में विश्वास करते हैं, वो ये उनकी सबसे बड़ी खासियत है। और दूसरी बात ये है कि देखिए, एंडरसन के पास स्विंग में कंट्रोल बहुत अच्छा है, तो स्विंग का जो कंट्रोल है वो भारतीय बल्लेबाजों के लिए संकट पैदा कर सकता है। विजय जी, एक जो मेरी थोड़ा बहुत ज्ञान है एंडरसन के बारे में, मैंने दुनिया में ऐसे बहुत कम गेंदबाज देखे हैं जो हवा में भी स्विंग कराते हैं और पड़ने के बाद जिनकी गेंद बाहर अंदर आती है टप्पा खाने के बाद पिच पर। लेकिन एंडरसन में ये दोनों गुण तो हैं ही, लेकिन आउटस्विंगर जो पड़ने के बाद बहुत तेजी से बाहर डंक सा मारती है, मानो कोई जैसे एक नाग अपना फन मारता है, कुछ जिस तरह से उनकी आउटस्विंगर है। तो इस स्विंग से डील करने में भारतीय बल्लेबाज कितना सक्षम है सर? तो देखिए, मेरे को लगता नहीं भारतीय बल्लेबाज सक्षम है। भारतीय बल्लेबाज ये मेंटली प्रिपेयर रहते हैं कि नहीं, ये 2 बॉलें नहीं खेलनी, मुझे तीसरी खेलनी है। और वो सबसे बड़ी बात है कि भारतीय बल्लेबाज विकेट पे खड़ा होकर जज कर सकेगा विपक्षी बॉलर्स की गेंदबाजी को, वो तो रन बनाने में सक्सेस होगा। बल्लेबाज ने जल्दबाजी कर, वो भारतीय टीम के लिए खतरा पैदा हो सकता है। विजय जी, कल की 11 के बारे में भी बात कर लेते हैं। कल आपको जो खबरें आ रही हैं छनकर, ये खबर आ रही है कि रोहित शर्मा को बाहर बैठाया जा सकता है और स्टुअर्ट बिन्नी को टीम में जगह दी जा सकती है। उनका टेस्ट कैरियर का आगाज हो सकता है और धोनी जो है नंबर 6 पर बल्लेबाजी करेंगे। और मैं ये भी बता दूं कि भारतीय उपमहाद्वीप में के बाहर धोनी अभी तक नंबर 6 पर नहीं खेले हैं, हमेशा नंबर 7 पर ही खेले हैं। तो इस फैसले को आप कैसे देखते हैं, अगर ये फैसला कल सही साबित होता है तो? देखिए, धोनी ने स्टुअर्ट बिन्नी को वहाँ भी बाजी या ऑलराउंडर हैं, क्योंकि वो कुछ देखकर ही खिलाना पसंद किया होगा अंदर, अगर वो खेलते हैं तो। और मुझे लगता है इसमें कोई बेईमानी नहीं है, क्योंकि आप 5 बैट्समैन लेने के बाद इंग्लैंड टीम को भी तो करना है। आपके पास इतना कोई गेंदबाज नहीं है जो जिसपे आप भरोसा कर सके। भुवनेश्वर शमी पर है, ईशांत शर्मा कोई इतनी बेहतरीन गेंदबाजी नहीं कर पा रहे हैं, वो तो में भी अच्छे नहीं चल पाए थे टीम से बाहर होने के बाद। लेकिन जहीर खान को ना रखने के ईशांत शर्मा को टीम में लिया गया। तो मेरे को लगता है कि स्टुअर्ट बिन्नी को लिया जाना, एक ऑलराउंडर, और बॉलिंग में उसका यूज बाखूबी किया जा सकता है। क्या आपको लगता है कि रविंद्र जडेजा और अश्विन, इन दोनों को जगह मिल जाएगी 11 में, या इन दोनों में से कोई एक खेलने जा रहा है? मुझे लगता है रविंद्र जडेजा को खिलाया जाएगा। जी, वजह क्या देखते हैं आपके हिसाब से? क्या वो अश्विन से बेहतर साबित होंगे? देखिए, अश्विन जो है, अभी अश्विन की जो ऑफ स्पिन है वो इतनी बढ़िया प्रदर्शन नहीं किया अश्विन ने। कैरम बॉल ये वो जो बताते रहे वो नहीं। तो अश्विन जब स्टार्टिंग में आए थे वो सक्सेस भी हुए, लेकिन आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो क्रिकेट में भी क्या हर खेल में टेक्नोलॉजी आ गई है। तो आप भी देखेंगे अश्विन की गेंदबाजी को देखकर सभी ने देख लिया है कि वो कितना बॉल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो ऐसे में जो अनप्रेडिक्टेबल गेंदबाज होता है वो ज्यादा सक्सेस होता है बजाय रेगुलर गेंदबाजों के। लेकिन अगर मेरी टीम करती तो मैं अपनी टीम में अश्विन को कम से कम पहले टेस्ट मैच में जरूर देता। विजय जी, अगर कल भारत टॉस जीत जाता है, सिक्के की उछाल उसके पक्ष में चली जाती है, तो आपके हिसाब से धोनी को क्या करना चाहिए? पहले मेरे हिसाब से बैटिंग करनी होगी जी। बैटिंग करके 300 रन का टारगेट, कम से कम 300 रन बनाने होंगे, ताकि गेंदबाजी को, और सबसे पहले 2 दिन हमें निकालने पड़ेंगे बहुत अच्छी तरह। नहीं तो इंग्लैंड अगर हावी हो गया और हमने जल्दी ऑल आउट हो गए तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा कि पहले बैटिंग पर प्रेशर बनाए इंग्लैंड पर, अधिक से अधिक रन बनाकर। चलिए विजय जी, आप बने रहिए हमारे साथ, हम अगली रिपोर्ट का रुख कर लेते हैं। अब तो आप जान ही गए होंगे कि जेम्स एंडरसन क्यों धोनी और टीम इंडिया के दुश्मन नंबर 1 बन गए हैं पहला टेस्ट मैच शुरू होने से पहले ही। और भारतीय बल्लेबाजों को इस दुश्मन नंबर 1 से निपटना ही ये तय करेगा कि उनका मिशन रिवेंज कितना कामयाब रहता है। 5 टेस्ट में एंडरसन भारतीयों के पीछे पड़े रहेंगे। चलिए एक बार फिर से सीरीज के कार्यक्रम पर नजर दौड़ा लीजिए।
धोनी का मिशन रिवेंज। Trent Bolt with the new ball. क्या होगा मिशन रिवेंज में? कितना कामयाब होगी धोनी एंड कंपनी? भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को मिलेगी खुशी? ये तस्वीरें भारतीय क्रिकेट टीम की साल 2011 में इंग्लैंड दौरे की हैं। इन तस्वीरों को आप अभी भी नहीं भूले होंगे। जब ये तस्वीरें करोड़ों हिंदुस्तानी क्रिकेट प्रेमियों के जहन में कौंधती हैं, तो उनका जायका खराब हो जाता है। हम आपको ये भी बता दें कि साल 2011 के दौरे में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को टेस्ट सीरीज में 4-0 से सूपड़ा साफ किया था। और अब धोनी एंड कंपनी 9 जुलाई को नॉटिंघम में मिशन रिवेंज दिमाग में लिए पहले टेस्ट में मैदान पर उतरेगी। चलिए आपको मिशन रिवेंज का पूरा कार्यक्रम दिखाते हैं। 9 से 13 जुलाई तक नॉटिंघम में पहला टेस्ट, 17 से 21 जुलाई तक लॉर्ड्स में दूसरा टेस्ट, 27 से 31 जुलाई तक साउथहैम्पटन में तीसरा टेस्ट, 7 से 11 अगस्त तक मैनचेस्टर में चौथा टेस्ट, 15 से 19 अगस्त तक ओवल में पांचवा टेस्ट। पिछले साल इंग्लैंड ने धोनी एंड कंपनी को 4 टेस्ट खेलने अपने यहां बुलाया था। इस बार भारतीय टीम 5 टेस्ट मैच इंग्लैंड में खेलने जा रही है। मतलब ये कि मिशन रिवेंज के लिए उसे ज्यादा मौका मिलेगा। चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि टेस्ट के बाद वनडे और T20 मैच कब और कहां खेले जाएंगे। 25 अगस्त को ब्रिस्टल में पहला वनडे, 27 अगस्त को कार्डिफ में दूसरा वनडे, 30 अगस्त को नॉटिंघम में तीसरा वनडे, 2 सितंबर को बर्मिंघम में चौथा वनडे, 5 सितंबर को हेडिग्ले में पांचवा वनडे, 7 सितंबर को बर्मिंघम में T20। मतलब ये कि अगले 2 महीने तक आपको मिशन रिवेंज में वनडे और टेस्ट दोनों में बहुत ही घमासान क्रिकेट देखने को मिलेगी। तो तैयार हो जाइए। एक दिन बाद बुधवार से मिशन रिवेंज के पहले टेस्ट मैच का लुत्फ उठाने के लिए बहुत दिन बाद एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी। देखते हैं कि मिशन रिवेंज में धोनी के धुरंधर कैसा आगाज करते हैं और कितना रिवेंज ले पाते हैं। स्पोर्ट डेस्क, चैनल 1 न्यूज। चलिए विजय कुमार का रुख करने से पहले मैं उन्हें जानकारी दे दूं विजय जी कि इस दौरे में एंड्रू स्ट्रॉस नहीं है, केविन पीटरसन नहीं है, रवि बोपारा नहीं है। 2011 में राहुल द्रविड़ को बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले ब्रेसन नहीं है और भी कई खिलाड़ी नहीं है। और ये जो इंग्लैंड की टीम है वर्तमान, इसमें ज़्यादातर बल्लेबाज उसके 24 से 25 साल के हैं, अनुभवहीन हैं। तो क्या आप मानते हैं कि इंग्लैंड से बदला लेने का यह अच्छा मौका है और भारतीय टीम इसमें कामयाब रहेगी सर? तो विजय कुमार से का संपर्क टूट गया है हमसे। जैसे ही जुड़ेंगे हम उनसे बात करेंगे इस अहम रिपोर्ट पर। लेकिन आपको फिर से याद दिला दें कि कल जो है पहला टेस्ट मैच भारतीय टीम खेलने जा रही है नॉटिंघम में मेजबानों इंग्लैंड के खिलाफ, मेजबानों के खिलाफ। और भारतीय समय के हिसाब से करीब 3:15 बजे मैच शुरू होगा, दिन में 3:30 बजे शुरू होगा। और यानी जो समीक्षा है, प्रीव्यू है, वो 3 बजे से ही शुरू हो जाएगा। और बहुत ही अहम दौरा है ये धोनी एंड कंपनी के लिए, करोड़ों भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए जो उम्मीद कर रहे हैं कि धोनी के रणबांकुरे इस बार 2011 में मिले अपमान का बदला जरूर चुकाएंगे, अपमान का बदला जरूर लेंगे। दौरा है, कल देखने की बात यह होगी कि फाइनल 11 का सिलेक्शन क्या होता है। चर्चाएं एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें कि चर्चाएं ऐसी आ रही हैं कि स्टुअर्ट बिन्नी कल अपने टेस्ट कैरियर का आगाज़ कर सकते हैं। जो कल अभ्यास हुआ, जो प्रैक्टिस हुआ, उसमें स्टुअर्ट बिन्नी को काफ़ी देर तक गेंदबाजी कराई गई, बैटिंग कराई गई। रोहित शर्मा को नेट पर उतनी प्रैक्टिस नहीं कराई गई। और जो इंडिकेशन है, जो हमारे सूत्र हैं इंग्लैंड में, उनसे छन छन कर ये खबर आ रही है कि कल स्टुअर्ट बिन्नी का टेस्ट कैरियर शुरू करना करीब करीब पक्का है। और
भारतीय टीम अपने 5 बॉलरों के साथ मैदान पर उतर सकती है। हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर विनय सिंह। विनय, आपने रिपोर्ट सुनी, हमने देखा कि इंग्लैंड की टीम में कई महत्वपूर्ण खिलाड़ी नहीं है। अनुभव, ये टीम जो है 2011 की तुलना में बहुत ही ज़्यादा अनुभवहीन है। तो क्या आपको लगता है कि ये भारतीय टीम इस बार जो 2011 में अपमान मिला था उसका बदला लेने में सक्षम है या बदला ले पाएगी? बिल्कुल आपका कहना सही है कि इस बार भारतीय टीम बदला ले सकेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारतीय टीम दौरे को हल्के में ले, क्योंकि अगर उनके टीम में उनके पुराने खिलाड़ी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो नए खिलाड़ी आए हैं उन्होंने हाल ही में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। चाहे आप मोइन अली को ले लीजिए, चाहे गैरी बेरेस्टो को ले लीजिए, और फिर उसके बाद उनके विकेट कीपर जो हैं इस समय प्रेजेंट टाइम में, वो भी काफी अच्छे विकेट कीपिंग और बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो आप हल्के में इंग्लैंड की टीम को नहीं ले सकते हैं। नहीं, क्या आप ये भी कहना चाह रहे हैं, आपका मतलब ये भी है कि इस बार भारतीय टीम में 4 दिग्गज नहीं है, सचिन तेंदुलकर नहीं है और राहुल द्रविड़ नहीं है, वीरेंद्र सहवाग नहीं है, तो ये जो दिग्गज नहीं है तो इनके ना होने से मामला करीब करीब 50-50 का हो गया है? मनीष, उनके ना होने से तो पूरे क्रिकेट जगत पर असर पड़ा है। ये तो फिलहाल भारतीय टीम है, तो आप ऐसा नहीं कह सकते। अगर वो टीम में नहीं है तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप ये कह सकते हो उनकी जगह जो कुछ नए खिलाड़ी आए हैं, जो पुजारा ने द्रविड़ की जगह ली है टीम में, और कोहली हैं, रैना है, ये अच्छे खिलाड़ी हैं। ये एक अच्छा मजबूत हमें मैच देखने को मिलेगा, एक अच्छा कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, लेकिन उन खिलाड़ियों की कमी ये पूरी नहीं कर पाएंगे आगे वाले कई सालों तक। तो आप ये नहीं कहेंगे कि उनकी जगह ले सकते हैं। हाँ, ये कंपटीशन अच्छा दे सकते हैं। अगर ये पूरे दौरे को मैं परसेंटेज के हिसाब से पूछूं आपसे, तो आपको किस टीम का पलड़ा ज्यादा भारी दिखाई पड़ रहा है? मेरे ख्याल से मनीष, इंग्लैंड का पलड़ा ज्यादा भारी है। 60-40 का सीरीज है। क्या वजह यह है कि वो अपनी जमीन पर खेल रहे हैं और भारतीय जो बल्लेबाज हैं उन्हें सीम और स्विंग और पेसरों के खिलाफ खासी मुश्किलें आती हैं इंग्लैंड दौरे में? क्या ये एक बड़ी वजह है? एकदम सही कहा मनीष आपने। जो इंग्लैंड की टीम है उसका भारतीय, उनके जो गेंदबाज हैं वो हमेशा से अपने देशों पे, अपने पिचों पे अच्छा प्रदर्शन करते हैं। अब इंडिया की टीम के जो बल्लेबाज हैं वो तो उन्होंने अपने पिछले अभी जो उन्होंने न्यूजीलैंड का दौरा किया था टेस्ट में, उसमें उन्होंने दिखा दिया कि वो अभी भी विदेशी पिचों पे सही तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं। विनय, आखिरी दौरे ब्रेक पर जाने से पहले आखिरी सवाल के कल के मैच को लेकर आपकी मोटी मोटी क्या प्रतिक्रिया है? क्या भारत को किन पहलुओं का ध्यान रखना होगा? मेरे नजरिए से मनीष, भारत को टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लेना चाहिए, क्योंकि उन्हें चौथी पारी में खेलने से बचना चाहिए। क्योंकि जब आप विदेशों में खेल रहे हैं तो आपको चौथी पारी में खेलने से बचना चाहिए, क्योंकि आपके बल्लेबाजों को चौथी पारी में खेलना मुश्किल होगा। तो मेरे ख्याल बढ़िया कहा विनय, आपने अच्छी बात कही, लेकिन सवाल यह भी है कि भारतीय गेंदबाज चौथी पारी में खेलने से तभी बच पाएंगे जब भारतीय बॉलर 20 विकेट लेने में सक्षम होंगे। भारतीय गेंदबाज जो के लिए बड़ा सवाल है, क्या वो इस दौरे में, पूरे दौरे में किसी भी मैच में 20 विकेट लेने में सक्षम हो पाएंगे? वजह बहुत सारी हैं, युवा गेंदबाज हैं, अनुभव नहीं है और दोनों प्रैक्टिस मैचों में हालत बहुत खस्ता रही है। चलिए विनय, बने रहिए हमारे साथ, ब्रेक का समय हो रहा है और आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि बाद ब्रेक के बाद फुटबॉल के बारे में भी होगी। बस यूं गए और यूं आए।
तो ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है और अब बात करेंगे फुटबॉल विश्व कप की। आज रात 1:30 बजे ब्राजील और जर्मनी सेमीफाइनल में एक दूसरे से भिड़ेंगे। ब्राजील आज बिना नेमार और अपने कप्तान, नियमित कप्तान सिल्वा के बिना मैदान पर उतरेगी और अब यह देखने की बात होगी कि आज जर्मनी का सिक्का चलता है या फिर ब्राजील को फाइनल का टिकट मिलता है। कौन पाएगा फाइनल का टिकट? कौन लगाएगा ब्राजील की नैया पार? बिना कप्तान ब्राजील मारेगा मैदान। विश्व कप का पहला बड़ा सेमीफाइनल मुकाबला, आमने सामने दो बड़ी टीमें, जो जीतेगा वो पाएगा सेमीफाइनल का टिकट। हम बात कर रहे हैं ब्राजील बनाम जर्मनी के मुकाबले की। जी हाँ, ये वही मैच है जिसे देखने के लिए हर फुटबॉल प्रेमी की आंखें तरस रही होंगी, लेकिन अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। आज रात 1:30 बजे से ये मुकाबला ब्राजील के एस्टेडियो मिनेरियो मैदान में खेला जाना है, जहां एक और विश्व फुटबॉल जगत की नजरें 5 बार की विजेता टीम ब्राजील पर होंगी, तो वहीं ये टीम अपने स्टार खिलाड़ी नेमार के बिना मैदान में उतरेगी। नेमार ने अभी तक खेले 5 मैचों में 4 गोल दागे हैं। ये वही खिलाड़ी है जिसके दम पर ब्राजील कभी जीत का दम भरा करती थी, लेकिन बिना नेमार क्या करेगी ब्राजील? अगर आंकड़ों की बात करें तो ये दोनों टीमें अब तक 21 बार आमना सामना कर चुकी हैं, लेकिन ब्राजील ने 12 बार जर्मनी को धूल चटाई है, तो जर्मनी ने महज 4 बार हरा पाने में कामयाबी हासिल की है। जहां एक और ब्राजील के पास डेविड लुइस, हल्क, ऑस्कर और गोलकीपर सीसर जैसे बड़े नाम हैं, तो जर्मनी के पास भी बड़े खिलाड़ियों की कमी नहीं है। चाहे वो क्लोज, मुलर, मुस्ताफी और पोदल्स्की हों, ये वही खिलाड़ी हैं जिनके दम पर जर्मनी विश्व कप का सरताज बनना चाहती है। लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि फाइनल का टिकट कौन पाएगा और वापस घर कौन जाएगा। विनय सिंह, स्पोर्ट्स डेस्क, चैनल 1 न्यूज। अपने स्पोर्ट्स रिपोर्टर विनय सिंह का रुख करते हैं। विनय, मेरे लिए पहला सवाल यह है, क्या आज ब्राजील नेमार के झटके से उबर पाएगा? आपका कहना बिल्कुल सही है। ब्राजील के झटके से तो नेमार के झटके से ब्राजील तो उभरेगा ही, और मुझे उम्मीद भी है कि ब्राजील अच्छा करेगी मैच में और संभवतः जीतेगी। लेकिन एक कड़ा मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। जर्मनी वाले इतनी आसानी से हार नहीं मारेंगे, क्योंकि उनके खिलाड़ियों के पास ब्राजील से ज्यादा अनुभव है। चाहे क्लोज रहे हों, चाहे उनके मूलर हैं, इस पर काफी अच्छे खिलाड़ी हैं, तो एक कड़ा मुकाबला हमें देखने को मिलेगा मनीष। लेकिन इतिहास तो कुछ और ही कह रहा है। जर्मनी ब्राजील 12-13 बार जीता है और जर्मन सिर्फ 4 बार ही जीत सके हैं। तो मनीष, पहले ब्राजील की टीम काफी अच्छी हुआ करती थी। आप चाहे उस समय की टीम में रोनाल्डो, रिवाल्डो, रोनाल्डिनो हुआ करते थे, तो जर्मनी की टीम संभवतः उसमें कमजोर हुआ करती थी इस कारण। लेकिन आप मनीष इतिहास पे न जाएं, अगर आप वर्तमान में देखेंगे तो ब्राजील की टीम इस वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल के मुकाबले में जर्मनी से थोड़ी कमजोर नजर आती है। लेकिन आप ये नहीं कहेंगे कि आप पिछले इतिहास को दोहरा के या देख के नहीं कह सकते हैं कि ये मैच में ब्राजील का पलड़ा भारी हो। तो विदा लेने से पहले आखिरी सवाल, आपका दांव किस पर है विनय? किसे आप फाइनल में पहुंचा रहे हैं? मनीष, मेरी तरफ से तो ब्राजील है। ब्राजील पहुंचेगी। चलिए, विनय ने तो अपना विजेता घोषित कर दिया है, लेकिन देखने की बात यह होगी कि बिना नेमार और अपने नियमित कप्तान सिल्वा के बिना आज ब्राजील कितने मनोबल के साथ मैदान पर उतरेगा, उनकी शारीरिक भाषा कैसी होगी। हालांकि अपने जमीन पर खेल रहे हैं और दर्शकों का पूरा सहयोग, पूरी हौसला अफजाई उससे मिलेगी, और ये बात ऐसी है जिससे निपट पाना जर्मनी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, और ये बात दर्शकों का जोश जो है ब्राज़ील को चैंपियन बनाने में, फाइनल का टिकट दिलाने में मदद कर सकता है। तो आज स्पोर्ट्स फन में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, और आज रात 1:30 बजे ब्राज़ील और जर्मनी का सेमीफाइनल मुकाबला जरूर देखिएगा। नमस्कार।